आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पोस्टुलेट्स हम कहते हैं स्टेटमेंट दैट इज एज्यूम्ड टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। यानी कि किसी भी मॉडल को डेवलप करते वक्त आप कुछ पॉइंट्स प्रूफ देते हैं और कहते हैं कि आप ये मानकर चलते हैं कि वो ट्रू हैं, लेकिन उनका अभी शुरू में आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता। तो इसी तरह जो बोहर्स था उसने हाइड्रोजन के एटम को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पोस्टुलेट्स दिए। अब हाइड्रोजन का एटम ही क्यों? क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन एटम एक सबसे सिंपलेस्ट एटम है और इस एटम के अंदर आपके पास एक प्रोटॉन और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस वजह से ये सिंपलेस्ट एटम कहलाता है। जैसे कि यहां पर इस हाइड्रोजन एटम का आप स्ट्रक्चर भी देख भी सकते हैं, जैसे कि यहां पर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब जो सबसे पहला पोस्टुलेट था बोहर मॉडल का हाइड्रोजन एटम के लिए वो ये था कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रेवल करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। जैसे यहां पर आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन सर्कुलर पाथ्स में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। या यहां पर हाइड्रोजन एटम है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहा है। तो इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स या फिर शेल्स भी। अब जो सेकंड पोस्टुलेट था बोहर मॉडल का हाइड्रोजन एटम के लिए वो ये था कि द फोर्स दैट कीप्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज कूलम्स फोर्स। चूंकि बोहर ने ये मानकर चला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करता है, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, तो कोई ना कोई ऐसी कुव्वत या ताकत या फोर्स होनी चाहिए जो कि इस इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली क्या करे, इस सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करवाती रहे। तो वो जो फोर्स है वो असल में आपके पास कूलम्स फोर्स है और वो कूलम्स फोर्स असल में एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच या न्यूक्लियस में जो मौजूद प्रोटॉन है उसके बीच एग्जिस्ट कर रही है। तो जो कूलम फोर्स है एफ, जिसको मैं लिख रहा हूं यहां पर एफ सी लिख लेते हैं, चलें। एफ का मतलब फोर्स और सी का मतलब यहां पर कूलम फोर्स। वो जो कूलम फोर्स है वो आपके पास बराबर होती है के, जो कि यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, Q1 जो कि पहला चार्ज है, फिर Q2 यानी कि चार्जेस के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय उनका जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच, उसके स्क्वायर के डिपेंड करती है ये कूलम्स फोर्स। तो यहां पर चूंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और इनके बीच का जो फासला है वो यहां से लेकर ये वाला फासला होगा जिसको हम R कह सकते हैं। तो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये जो कूलम फोर्स है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच या प्रोटॉन के बीच, वो असल में क्या होती जाएगी, वो रिड्यूस होती जाएगी हाइड्रोजन एटम के सिनेरियो में। अब जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही असल में एक प्रोटॉन का चार्ज होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड्स दोनों के चार्जेस के सेम होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो आपके पास नेगेटिव होता है, जबकि प्रोटॉन का पॉजिटिव। तो चूंकि ये फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करती है, तो फिर मैं लिख सकता हूं कि K और Q1 की जगह आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा E लिख लेते हैं यहां पर, और उसके साथ साथ प्रोटॉन का भी जो चार्ज है वो भी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के ही बराबर है, तो E लिख लेंगे यहां पर हम दोबारा, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा R का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा असल में आपके पास KE²/R। जबकि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो आपके पास बराबर होता है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम्ब, और साथ यहां पे साइन क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। सेम चार्ज प्रोटॉन का होता है, इसका यही मैग्नीट्यूड होगा 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम्ब, लेकिन साथ यहां पे साइन एक पॉजिटिव आ जाएगा। और यहां पर सॉरी मैंने R² लिखना था, यहां पे R लिखा होता, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। अब चूंकि आपका जो चार्ज है वो असल में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या लग रही होगी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है, कूलम फोर्स। इसका मतलब है कि आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है mv²/r, वो असल में बराबर है आपके पास कूलम फोर्स KE²/r² के। अब यहां पे जो m है ये बता रहा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जिसका कुछ मैस है वो किसी वेलोसिटी v के साथ क्या कर रहा है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जब उसका रेडियस यानी कि न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो r हो। अब ये जो बोहर ने मॉडल दिया था हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, ये एक्चुअली एक सेमी क्लासिकल मॉडल है। और सेमी क्लासिकल मॉडल्स की खास बात ये होती है कि इन सेमी क्लासिकल मॉडल्स के अंदर आपके पास क्लासिकल और क्वांटम फीचर्स दोनों का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर
जो आपके पास बोहर ने अज्यूम करके चला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो असल में एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। इसी तरह जो कूलम फोर्स है जिसकी वजह से असल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो कूलम फोर्स है ये भी एक्चुअली क्या है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। तो अब क्वांटम फीचर्स क्या है, आइए उनकी तरफ देखते हैं हमारे इस मॉडल के अंदर। अब यहां पर बोर्ड ने जो अज्यूम करके चला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करें, तो ये असल में क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। जबकि क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास जब वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो उनके कोई नो वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स होते हैं, यानी कि कोई वेल डिफाइंड ऑर्बिट नहीं होता कि वो लाजमी है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही क्या करें, रिवॉल्व करें। अब जो तीसरा पॉइंट था बोहर मॉडल का वो ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कि यहां पर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिन ऑर्बिट्स के अंदर आपके पास जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जिसको हम मैथमेटिकली एल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो इंटीजर मल्टीपल हो, यानी कि n किसका, h/2π का। जबकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम किसे कहते हैं, यह है आपके पास मोमेंटम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होगा तो वो जो सर्कुलर मोशन के साथ जो क्वांटिटी ऑफ मोशन जुड़ी हुई है उसी को असल में हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अभी जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है ये आपके पास जो L है आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो बराबर होता है आपके पास R क्रॉस P के, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर का या पोजीशन का किसके साथ, मोमेंटम के साथ। तो अब अगर आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन हो जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो तो आपके पास न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर यहां तक का जो फासला है वो R है और पार्टिकल की वेलोसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस टाइम पर इस डायरेक्शन में जो कि टेंजेंट टू द पाथ है, जो कि P असल में क्या होता है कि ये लीनियर मोमेंटम होता है जिसको हम क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं, जो कि असल में आपके पास mv के बराबर होता है जो कि क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है। तो जैसे कि मैस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो किसी वेलोसिटी v के साथ तो उसके पास एक मोमेंटम होता है जिसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाली चीज है। तो अब आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वही मोमेंटम की होती है, तो वेलोसिटी और r एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट हम जब खत्म करते हैं तो हमारे पास आ जाता है rp साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पर साइन ऑफ थीटा असल में क्या है, थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि जो थीटा एंगल है वो r और p वेक्टर के बीच में है, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा rp, और जबकि p की वैल्यू क्या होती है mv, तो मैं यहाँ पे जब पुट करूंगा तो आपके पास ये आ जाएगा mvr। तो फिर एक और फॉर्म जिसमें अक्सर किताबों में या जगह पर आप देखेंगे लिखी हुई होगी आपको, वो ये लिखी होगी कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी जगह उन्होंने वैल्यू पुट की होगी जो कि mvr होगी, जो कि बराबर होनी चाहिए इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। जबकि यहाँ पर h जो है ये एक प्लैंक कांस्टेंट है और इस प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है जो कि 6.634 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। अब यहां पर जो क्वांटम फीचर है, जब मैंने बताया था कि जो असल में आपके बोहर मॉडल है वो एक सेमी क्लासिकल मॉडल है जिसमें क्लासिकल और क्वांटम फीचर्स होंगे। तो यहां पर आपके पास एक जो क्वांटम फीचर आ रहा है वो ये है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन को हर एक ऑर्बिट अलाउ नहीं है, उसको सिर्फ मखसूस ऑर्बिट्स अलाउ हैं, और वो मखसूस ऑर्बिट्स वही अलाउ हैं जिसमें जो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L है वो असल में वो इंटीजर मल्टीपल हो आपके पास h/2π। जबकि यहां पर n जो है ये आपके पास एक डिस्क्रीट नंबर होगा जिसमें n की वैल्यू 1 हो सकती है अगर ये पहले ऑर्बिट में होगा, फिर अगर दूसरे ऑर्बिट में होगा तो n की वैल्यू 2 होगी, फिर तीसरे ऑर्बिट में होगा तो 3 होगी। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो एक और पोस्टुलेट था बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का वो ये था कि एटम एमिट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। तो बोहर मॉडल असल में क्योंकि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसकी करेक्शन कर रहा था, तो रदरफोर्ड मॉडल ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो न्यूक्लियस में जाकर गिर जाता है और एटम पूरा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन बोहर ने ऐसा नहीं कहा। बोहर ने कहा कि आपके पास एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब तब ही होगी जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांजिशन करेगा,
यानी कि या तो लोअर से अपर लेवल में जाएगा या फिर अपर से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। तो हाइड्रोजन का एटम एनर्जी तब एमिट करेगा जब उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि वो जंप करे फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ शिफ्ट करेगा या आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा या फिर रिलीज करेगा, एक ही बात है। अब वो एनर्जी एमिट क्यों करेगा, ताकि वो स्टेबल हो सके और लोअर जो एनर्जी ऑर्बिट है उसमें जा सके। तो जिस एटम की जितनी एनर्जी कम होगी असल में वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जबकि एक एटम, हाइड्रोजन का एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब तब करेगा, या जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, यानी इनके लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। अब एनर्जी जो इमिट या एब्जॉर्ब हो रही होगी वो असल में फोटॉन्स की फॉर्म में होगी। और फोटॉन्स क्या है, आपके पास ये लाइट को कैरी करते हैं। तो किस एनर्जी का फोटोन इमिट या एब्जॉर्ब होगा वो डिपेंड करेगा दो लेवल्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस। जैसे कि एक ये लेवल है और एक आपके पास ये एनर्जी लेवल है, तो इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा ये इस चीज पे डिपेंड करेगा। तो चले मान लेते हैं हम ये जो एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी EP है, जबकि आपके पास ये जो एनर्जी लेवल है हायर एनर्जी लेवल, इसकी जो एनर्जी है वो EN है। तो जिनका डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा जो कि EN माइनस EP होगा वो बराबर होना चाहिए आपके पास H जो कि प्लैंक कांस्टेंट है टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो कि ये एक इलेक्ट्रॉन या एक एटम क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो लोअर शेल से क्या कर सके, अपर शेल में जा सके। अगर इस डिफरेंस ऑफ एनर्जी से कम फ्रीक्वेंसी हुई तो फिर इलेक्ट्रॉन इस शेल से इस शेल में ट्रांजिशन नहीं करेगा। ट्रांजिशन तब ही अलाउ है जब डिफरेंस ऑफ एनर्जी मैच कर जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स के साथ, या फिर यूं कहना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन है या एनर्जी ऑफ फोटॉन है, क्योंकि जो HF है ना ये भी एनर्जी है ना, तो वो जो एनर्जी है फोटॉन की वो अगर बराबर होगी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स के, तो फिर आपके पास क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल तक। तो अब यहां पर इस पोस्टुलेट से भी ये वाज़ेह हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि वो असल में ट्रांजिशंस कर सकता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक, लेकिन वो उन्हीं एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशंस करेगा जो असल में आपके पास अलाउड होंगे। अब आपके पास हर एक, जैसे कि सिनेरियो में वो पहले से दूसरे में भी जा सकता है, पहले से तीसरे में भी जा सकता है, पहले से चौथे में भी जा सकता है, इसी तरह चौथे से तीसरे में आ सकता है, तीसरे से दूसरे में, दूसरे से फिर पहले में। तो ये आपके पास एक तरह से क्या है कि अलाउड ऑर्बिट्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके बीच अगर आपके पास कहीं आपने इतनी एनर्जी दे दी कि आपके पास वो जो एनर्जी है वो दो एनर्जी लेवल्स के बराबर नहीं है, दो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर नहीं है, बल्कि उससे थोड़ी सी कम है, तो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं करेगा। यही असल में मेरा मतलब है अलाउड वाला। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चीज को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, तो फिर आपके पास वो जो बोहर मॉडल के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में खास क्या रेडियस होगा, वो उसकी जो कैलकुलेशन है मैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटरमिन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आज हमने पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में स्टडी किया।